सैमसंग के इस 32 इंच के मॉनिटर में ऐसा क्या स्पेशल है जो इतना प्राइस इसका रखा गया है, और QLED का मतलब क्या होता है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि QLED एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा विविड कलर्स आपको देती है स्क्रीन पे, तो आज के मॉनिटर्स और टीवीज़ में आपको देखने को ये मिल रहा है। तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें जानेंगे। काफ़ी समय से मॉनिटर स्टॉक में अवेलेबल नहीं था और सैमसंग की वेबसाइट से ही इसको मुझे परचेज़ करना पड़ा। सैमसंग का ये मॉनिटर मेड इन वियतनाम है। खैर, सैमसंग के डिलीवरी पार्टनर से सेफ ये घर तक आ गया, इस बात की मुझे खुशी है। व्यूफिनिटी S8 सीरीज़ का ये मॉनिटर है 32 इंचज़ के साइज़ में, और फिलहाल इसी साइज़ में आपको QLED IPS पैनल मिल रहा है। सबसे पहले तो क्विक सेटअप गाइड इसके साथ मिल जाती है, और हम केबल्स की बात करें तो एक HDMI केबल इंक्लूडेड है और एक पावर केबल इसके साथ दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 6 एम्पेयर की पावर केबल है इस बार। पहले जैसे 15 एम्पेयर की पावर केबल देता था सैमसंग, तो ये इम्प्रूवमेंट करी है इन्होंने। एक इसका बेस आपको मिल जाता है, बहुत ही हैवी है ये। मॉनिटर के वेट के हिसाब से इसको इतना बड़ा और इतना हैवी बनाया गया है। ब्लैक कलर की पाउडर कोटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देती है इस बेस पे। इसके साथ एक हाइट एडजस्टेबल स्टैंड मिल जाता है, इसको भी अभी थोड़ी देर में अनपैक करते हैं। सैमसंग व्यूफिनिटी S8 सीरीज़ के 2 मॉनिटर्स हैं मेरे पास। एक 32 इंचज़ के QLED पैनल में अभी हमने अनबॉक्स करा है, और एक पिछली वीडियो में जो हमने कवर करा था 27 इंच के पैनल के साइज़ में वो है। पिछली बार की तरह कंट्रोल बटन्स इसमें मॉनिटर के नीचे की तरफ दिए गए हैं। पावर सप्लाई इनबिल्ट इसमें आपको मिल जाती है। मॉनिटर में HDMI और डिस्प्ले पोर्ट के कनेक्टर्स दिए गए हैं। साथ में USB Type-C और LAN पोर्ट भी मिलता है, ताकि इसके इनबिल्ट USB हब में जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करें, इंटरनेट की फंक्शनैलिटी सभी डिवाइसेस को मिलती रहे। माउंटिंग ऑप्शंस भी इसमें प्रॉपर दिए गए हैं। जहाँ पर इसका हाइट एडजस्टेबल स्टैंड लगता है, वहीं पर 100 mm के वेजा माउंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही मॉनिटर्स हाइट एडजस्टेबल स्टैंड्स के साथ आते हैं, और वेजा कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी स्टैंडर्ड हैं इन पे। स्टैंड के बेस पे एक केबल ऑर्गेनाइजर भी मिल जाता है आपको, और इसको बेस पे कसने के लिए एक स्क्रू भी दिया गया है। असेंबल करने के लिए सिंपली स्टैंड को बेस पे लगा लें ठीक से इसके नॉचेस को देखते हुए, और फिर इसके स्क्रू को ऊपर से कसना है। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अच्छे से चेक कर ले कि क्रॉस थ्रेडिंग ना हो रही हो, उसके बाद ही क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर मॉनिटर के बैक साइड में कुछ इस तरीके से ये अपने आप लॉक हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप इस स्टैंड को अपनी टेबल पे रख के भी मॉनिटर इस पे लगा सकते हैं। अपने केस में 27 इंचज़ के मॉनिटर को मैं सेकेंडरी मॉनिटर का इस्तेमाल करने के लिए Amazon बेसिक्स के मॉनिटर स्टैंड पे माउंट कर लूँगा। 100 mm वेजा माउंट अडेप्टर दोनों ही मॉनिटर्स में आराम से अंदर आ जाता है। इसके स्क्रूज कसने से पहले प्लास्टिक के स्पेसर्स रख के फिर इसको लगाना है। आज के डेट में वेजा माउंट एक बेसिक नेसेसिटी है हर मॉनिटर के लिए, और बिना वेजा माउंट के कोई भी मॉनिटर आपको परचेज़ करना ही नहीं चाहिए। अब मॉनिटर के कनेक्टिविटी के लिए अच्छी क्वालिटी की केबल्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम बैंडविड्थ आपको मिले। सैमसंग की जो खुद की केबल्स इंक्लूडेड है इस मॉनिटर के साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। थैंकफुली पावर केबल भी इन्होंने 6 एम्पियर की दी है, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। ये केबल एक यूनिक L शेप्ड सॉकेट के साथ आती है। इस मॉनिटर के साथ प्रीमियम हाई स्पीड HDMI केबल्स दी गई है, जो HDMI 2.0 को सपोर्ट करती है, यानी 4K रेजोल्यूशन आराम से आप इनके ज़रिए प्लेबैक कर सकते हैं। वहीं डिस्प्ले पोर्ट की बात करें तो ब्लू रिगर की केबल्स मैंने इसके साथ ही मंगा ली थी। खैर, पहले से इनका डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट आया है। सॉकेट का साइज़ पहले से ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुआ है। कनेक्टर्स अब भी अच्छी क्वालिटी के हैं। गोल्ड प्लेटिंग का इन पर इस्तेमाल करा है ताकि कोरोजन ना आए। इसके साथ जो USB केबल दी है उसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए Amazon बेसिक्स के USB 3 केबल एक्सटेंशन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ईथरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस मॉनिटर के साथ तो खैर किसी भी तरह की केबल आपको नहीं मिलती है, लेकिन अलग से Amazon बेसिक्स की कैटेगरी 7 ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करके आप इस मॉनिटर को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। ऑफ द कैमरा मैंने मॉनिटर को उतार लिया था ताकि केबल्स को ठीक से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। अब इसे फाइनली टांग लेंगे और सारी इसकी केबल्स भी कनेक्ट कर लेते हैं बारी बारी से। इस मॉनिटर के OSD मेन्यू को एक्सेस करने के लिए नीचे यहाँ कुछ बटन्स दिए हुए हैं, और सेंटर में एक बटन दबाएंगे आप तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में अगर आप जॉयस्टिक को करते हैं तो इसमें आप सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने HDMI से इसको कनेक्ट करा हुआ है कंप्यूटर में, और इसमें डिस्प्ले पोर्ट और USB-C से भी आप सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 इनपुट ऑप्शंस इस मॉनिटर में आपको मिलते हैं। नीचे की तरफ अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो पावर ऑफ हो जाता है। राइट साइड में ये आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन है, और ऊपर की तरफ इसमें मेन्यू को एक्सेस करने के लिए ऑप्शन है। पिक्चर मोड इसमें 2 तरीके के हैं, एक HDR स्टैंडर्ड और HDR डायनामिक। ब्राइटनेस 100%, कंट्रास्ट ऑटोमेटिक, ये सब सेट होके आया है कंपनी की तरफ से, और इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। ब्लैक लेवल इसमें 2 तरीके के आपको मिलते हैं, एक नॉर्मल एक लो। लो पे बहुत ही ज़्यादा बेहतर वाइब्रेंस आपको मिलती है, तो इसको
ऐसे ही रहने देते हैं। गेम मोड में अगर आप गेमिंग करते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कलर्स मैंने अलग तरीके के आते हुए देखे हैं। ऑलवेज ऑन भी रख सकते हैं इसको, मैं इसे ऑफ रखना पसंद करता हूँ। रिस्पॉन्स टाइम फास्टर ठीक रहता है, फास्टेस्ट में थोड़ा सा चॉपीनेस आपको महसूस हो सकती है बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग इमेजेस में, क्योंकि इसमें मैंने लोकल डिमिंग भी ऑन कर रखी है, इस कारण से फास्टर पे ही सही है इसको रखना। नीचे की तरफ इसमें स्क्रीन रेशियो दिया है और कैलिब्रेशन रिपोर्ट ये आपको देखने को मिल रही है कंपनी की तरफ से जो इन्होंने करके दी है। इसके लिए आई केयर के लिए इसमें अडेप्टिव पिक्चर अगर आप ऑन करते हैं तो मिनिमम बैकलाइट आप इसमें सेट कर सकते हैं, और पिक्चर इन पिक्चर मोड भी इसमें होता है कि इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आधी स्क्रीन पे ये एक सोर्स से इमेज डिस्प्ले करेगा और आधी स्क्रीन पे दूसरे सोर्स से डिस्प्ले करेगा। बल्कि इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक स्क्रीन को आप बड़ा कर लें, एक छोटा कर लें। इसमें जैसे ये एक मेन स्क्रीन आ रही है एक सोर्स से और एक सोर्स से छोटी स्क्रीन इस तरीके से आएगी, तो मल्टीपल सोर्सेज को आप एक साथ ही व्यू कर सकते हैं इस मॉनिटर पे। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है उसके इसमें इनकेस आपके मल्टीपल सोर्सेज हैं और आप एक ही साथ उन सभी चीज़ों को देखते रहना चाहते हैं। स्क्रीन का साइज़ इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अगर हमने इसे बड़ा करना है तो ये बड़ा हो चुका है, छोटा भी हो जाएगा। ऐसे ही स्क्रीन की पोजीशन 4 तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे जिस जगह पे आपको सहूलत है वहाँ पर आप कर सकते हैं। सोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस सोर्स को फुल स्क्रीन देनी है और किस सोर्स को छोटी स्क्रीन देनी है। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले की ट्रांसपेरेंसी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, पोजीशन, लैंग्वेज और डिस्प्ले टाइम जितना आप रखना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। सबसे मेन सेटिंग सिस्टम की है लोकल डिमिंग के लिए, अब इसको ऑफ़ कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि ऑन करते ही स्क्रीन की वाइब्रेंस में हल्का सा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ पर डार्क एरियाज़ होते हैं वहाँ के एलईडीज़ ये डिम कर लेता है, और जहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पर फुल ब्राइटनेस पे इसके एलईडीज़ पीछे ग्लो करते हैं। ऑफ टाइमर भी है इसमें, ऑटोमेटिकली ऑफ हो सकता है ये। और पिक्चर का ऑडियो वीडियो मोड क्या रहेगा, पीसी हमने हर उस पर सेलेक्ट कर दिया है। डिस्प्ले पोर्ट का वर्जन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, 1.4 लेटेस्ट है तो वही सेलेक्टेड है। और इसमें डायग्नोसिस के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ डायग्नोसिस अगर आप इसका करना चाहें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इनकी वेबसाइट से जाके आप इसके फर्मवेयर को डाउनलोड करके एक यूएसबी डिवाइस इस मॉनिटर से कनेक्ट करके फिर सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं, सिंपली ऊपर का आप जॉयस्टिक का बटन दबाएंगे तो इसमें ब्राइटनेस का ये ऑप्शन आपको डिस्प्ले कर देगा, कंट्रास्ट, शार्पनेस, सारी चीज़ें कर देता है। नीचे की तरफ करते हैं तो इसमें वॉल्यूम भी कम ज़्यादा आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि मॉनिटर में एक हेडफोन का जैक मिलता है तो उसकी वॉल्यूम आप इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम की और भी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाती है। प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हैं, बटन्स का पावर एलईडी ऑन या ऑफ आप करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। वर्किंग पे रहता है कि जब तक मॉनिटर ऑन रहता है तब तक इसकी एलईडी ग्लो करती है, और अगर स्टैंड बाय पे आप इसको कर देते हैं तो मॉनिटर जब ऑफ होता है तभी एलईडी इसकी ग्लो करेगी। USB-C की प्रेफरेंस आप इसमें सेट कर सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन आपको चाहिए या हाई स्पीड डाटा के लिए आपको यूज़ करना है। राइट साइड का जो की है ये कस्टमाइज़ करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इको सेंसर मोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इको सेंसर होता है कि आपके रूम की लाइटिंग के हिसाब से ये स्क्रीन मंदी या तेज़ अपने आप को कर लेती है, तो अगर अपनी आंखों का ख्याल रखना है आपको इसको ऑन करें। अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन आप देख चुके हैं, और इस मॉनिटर में सबसे मेन चीज़ जो इसको स्पेशल बनाती है वो है कि ये QLED पैनल है। अब QLED क्या होता है? QLED की फुल फॉर्म क्वांटम डॉट LED है। अब क्वांटम डॉट्स क्या होता है? क्वांटम डॉट्स बहुत ही छोटे साइज़ के सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, 2 से लेकर 10 नैनोमीटर्स के साइज़ के, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। और जनरली मॉनिटर्स में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड करने के लिए इन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा जाता है, और ये आम टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण इस तरह के जो पैनल्स हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। क्वांटम डॉट्स एक नया ही खोजा हुआ सब्सटेंस है। आज के बहुत से मॉनिटर्स और टीवीज़ में ये आता है डल के। LCD पैनल्स में पहले वाइट कलर की LEDs इस्तेमाल करी जाती थी, और वहीं अगर हम QLED पैनल्स के बात करें तो इनमें ब्लू कलर की LEDs का इस्तेमाल करा जाता है। और ब्लू कलर के जो LEDs होते हैं वाइट के मुकाबले ज़्यादा इंटेंस लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस इनमें आपको मिलती है। यही कारण है इस मॉनिटर की जो ब्राइटनेस है बहुत ही ज़्यादा है, 600 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। जैसे HDR 400 हो गया, HDR 600 हो गया, 1000 हो गया, तो इस मॉनिटर में HDR 600 की रेटिंग दी गई है कंपनी की तरफ से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट मॉनिटर है, आपके डेली यूज़ के हिसाब से मोर देन इनफ है।
ये जो ब्राइटनेस मिल रही है मॉनिटर में, ये जो वाइब्रेंस आपको मिल रही है कलर्स के मामले में, जो पंचीनेस आपको मिल रही है, तो बाकी कोई भी पैनल्स अगर आप इनके सामने देखते हैं थोड़ा डल लगते हैं। इसके सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड कलर की पंचीनेस आपको मिलती है और किसी भी तरीके से ओवर सैचुरेटेड नहीं है इसमें कलर्स। HDR का मोड दो तरीके से आप सेट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड एक डायनेमिक। हमने अपने जो भी डेमोस्ट्रेशन करा है इस वीडियो में उसमें स्टैंडर्ड ही रखा है क्योंकि यही मोर देन इनफ है। लेकिन अगर और ज़्यादा पंची कलर्स आप देखना चाहते हैं तो इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डायनेमिक इस पर ओवरकिल रहता है मॉनिटर पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंस है इसमें ऑलरेडी। इन रियल लाइफ इस मॉनिटर के जो कलर्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब मेरा जो स्मार्टफोन है इसका कैमरा जितने आपको क्वालिटी दिखा रहा है वीडियो में उतनी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इन रियल लाइफ इसकी वाइब्रेंस बहुत ही ज़्यादा है और क्वांटम डॉट्स की वजह से ही इतनी बेहतर इसमें वाइब्रेंस आपको देखने को मिलती है। और यही कारण है इस मॉनिटर का प्राइस कंपनी ने इतना स्टीप रखा है क्योंकि ये एक प्रीमियम सीरीज़ का मॉनिटर है। मेनली ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, आप चाहे वीडियो एडिटिंग करते हो या इमेजेस एडिटिंग जैसे करते हैं आप, तो इसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेट कलर्स मिलेंगे। वाइब्रेंस तो खैर जाहिर सी बातें मिल ही जाती है अगर आप कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो। इसके कलर स्पेक्ट्रम की बात करें तो DCI P3 98% की कवरेज ये आपको देता है, तो किसी भी वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ से या इमेज एडिटिंग के लिए आपके लिए मोर देन इनफ इसमें कलर बैंडविड्थ आपको मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेन टोन वैलिडेशन भी इस मॉनिटर में आपको मिलता है, तो स्किन टोन्स की एक्यूरेसी आपको पूरी तरीके से मिलेगी। इसकी तारीफ़ें तो बहुत हो गई, अब एक्चुअल रिव्यू की अगर बात करें, शुरुआत करते हैं इसके स्टैंड से। इस मॉनिटर में कई तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। साइड टू साइड रोटेशन भी आपको ये देता है, टिल्ट भी कर सकते हैं आप, इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। वो अलग बात है, फुली रोटेट करने के लिए पहले आपको इसको आगे से ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रोटेट करके फिर वापस अब इसको अपनी जगह पे करेंगे क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। 32 इंचेस के साइज़ के पैनल में आप सिंपली उम्मीद नहीं कर सकते कि अब इसका जो कॉर्नर है ये ज़मीन से टच ना हो, क्योंकि इसका एक लिमिट से ही इसको उठाया जा सकता है। जो 27 इंचेस के साइज़ में मॉनिटर है ये, इसमें आप पूरा ऊपर एक्सटेंड कर देते थे इसको तो ऐसे ही रोटेट कर लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा टिल्ट करके फिर रोटेट करना पड़ता है। ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन कोडिंग के लिए अगर आप यूज़ करते हैं मॉनिटर को लंबे फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहते हैं तब आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और ध्यान ये भी रखना है कि इसके जो कनेक्टर्स हैं इन पर स्ट्रेस ना पड़े, केबल इतनी लंबी छोड़नी पड़ेगी आपको ऑर्गेनाइज करते वक्त ताकि मॉनिटर का फ्रीली रोटेट कर पाए। मैं पिछली बार की तरह ही सेंटर चैनल इसमें भी नीचे आ जाता है और बहुत ही अच्छी लुक लगती है मुझे इसकी। इसके एंटी ग्लेयर कोटिंग की बात करें, मैट फिनिश की इसकी स्क्रीन है तो ग्लेयर बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता, चाहे पीछे से डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रही होती है उसमें भी अच्छी विजिबिलिटी आपको देता है। पहले से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है इस फैक्टर में कंपनी ने। बस किसी भी तरह की पॉलिश आपको इस्तेमाल नहीं करनी है और क्लीनिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा इसको रब ना करें, इसकी जो मैट फिनिश है बरकरार रहे। IPS पैनल होने के बावजूद बिल्कुल भी IPS ग्लो इसमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसमें लोकल डिमिंग का ऑप्शन है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है इस मॉनिटर की। QLED पैनल होने के साथ ही साथ इसमें लोकल डिमिंग भी आपको मिलती है। वो अलग बात है, फुल एरे लोकल डिमिंग इसमें नहीं है क्योंकि एजेस पे इसमें LEDs लगी हैं। एटलीस्ट ये तो हो ही सकता है कि अगर बीच में कोई पिक्चर ब्राइट चाहिए तो साइड के जो LEDs हैं वो ऑफ हो जाते हैं, सिर्फ बीच के LEDs ग्लो करते हैं। आप कोई मूवीज़ देखते हैं ज़्यादा इस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन इसके वजह से बेहतर कंट्रास्ट लेवल आपको मिलता है IPS पैनल होने के बावजूद। HDR कंटेंट की अगर हम बात करें, पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन्होंने करी है। वैसे भी ये 600 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है, तो HDR के कंटेंट के हिसाब से ये आइडियली सूटेबल है। व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो QLED पैनल होने के वजह से इसके व्यूइंग एंगल्स पहले से भी बेहतर है। हर तरफ से आप इसको देखते हैं, एक तरह से ऐसा लगता है आप मॉनिटर नहीं देख रहे हैं, आप एक पिक्चर को देख रहे हैं। सीरियसली इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इस मॉनिटर की, और जब आप इसका ब्राइटनेस ऑटो पे सेट कर देते हैं बिल्कुल एक तरह से पिक्चर फ्रेम की लुक लगती है। इतनी ज़्यादा नेचुरल पिक्चर ये डिस्प्ले करता है, आंखों पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डालता। पूरे दिन मैंने इसको इस्तेमाल करा हुआ है। बहुत से मॉनिटर्स नोटोरियस होते हैं आंखों की प्रॉब्लम्स देने के लिए। आंखों को ध्यान में रखते हुए इसमें एक और सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है, यानी ये मॉनिटर भी TUV सर्टिफाइड है। पिछले मॉनिटर के तरह तो इसमें आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑटो ब्राइटनेस के साथ ही साथ आई प्रोटेक्ट भी आप ऑन कर सकते हैं, तो ब्लू लाइट को भी ये कंट्रोल कर लेता है जिससे आपकी आंखें बची रहती हैं और सर दर्द बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। इसकी बैक लाइट को ठीक से ऑप्टिमाइज करा हुआ है, किसी भी तरह का फ्लिकर रेट देखने को नहीं मिलता। कुछ मॉनिटर्स डिम होने में एक फ्लिकरिंग आप नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं करा। अब बिट रेट की बात करें तो ये एक 10 बिट का पैनल है, लेकिन ये 8 बिट प्लस FRC को ही सपोर्ट करता है, यानी ट्रू 10 बिट ये भी नहीं है। प्रैक्टिकल यूसेज में आप ज़्यादा फ़र्क इसमें महसूस नहीं कर पाएंगे FRC क्या होता है।
इसी मॉनिटर की पिछली वीडियो में जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मैं वीडियो में दे दूंगा जाके देखने के लिए। थर्मल्स की बात करें तो इस मॉनिटर की ब्राइटनेस ज़्यादा है, अच्छी पावरफुल LEDs का इस्तेमाल करा है, तो इस कारण से हीटिंग इसमें पहले से ज़्यादा मैंने नोटिस करी, पर किसी भी तरीके से अब नॉर्मल ये नहीं है। वेकअप टाइम इसका पहले जितना ही है, लेकिन एटलीस्ट इसके जो बटन्स है पहले से ज़्यादा सॉफ्ट करे हैं, जिससे ईजिली आप इनको दबा पाते हैं और अब थोड़ी सी आदत भी पड़ गई इनकी। और मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप बेस्ट क्वालिटी का मॉनिटर लेना चाहते हैं तो इस मॉनिटर से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बल्कि बहुत सी कंपनीज़ के मॉनिटर्स इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, वारंटी पीरियड भी नहीं निकाल रहे हैं, उसी में इश्यूज़ आ रहे हैं, बल्कि लोग उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूब पे। और वहीं सैमसंग के इस मॉनिटर की हम बात करें, हार्डली ही इसका आपको नाम देखने को कहीं मिलेगा, कोई भी इसको मार्केट कर ही नहीं रहा है, बल्कि सैमसंग को भी खुद को इंटरेस्ट नहीं है इस मॉनिटर को ज़्यादा लोगों को मार्केट करने में। यही कारण है कि बहुत ही कम लोग इसको परचेज़ करते हैं। इसकी ब्राइटनेस के साथ ही साथ इसके जो कलर वाइब्रेंस है QLED की वजह से निकल के आती है अलग से, और इसका कंपैरिजन किसी भी और मॉनिटर के साथ आप कर ही नहीं सकते हैं। जो भी नॉर्मल LED पैनल्स आ रहे हैं, QLED पैनल अगर आप देखें उससे सुपीरियर है, बल्कि OLED के बराबर की क्वालिटी QLED पैनल्स आपको देते हैं। और OLED वाली नेगेटिव फीचर्स भी इनमें नहीं होते, क्योंकि OLED पैनल्स में स्क्रीन बर्न होने का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। रेगुलरली एक साइकिल चलाया जाता है उन TVs में ताकि बर्न इन ना हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी हेडेक नहीं है। इस कारण से मुझे लगता है कोई भी मॉनिटर या TV आप परचेज़ कर रहे हैं, OLED के बजाय QLED पैनल आप लें, ये ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं और काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देते हैं एटलीस्ट। सैमसंग Viewfinity S8 32 इंचज़ के QLED मॉनिटर की कीमत की बात करें तो ये आपको 50,000 के आसपास मिल जाना चाहिए। और वहीं अगर इस मॉनिटर के 27 इंच के वर्जन की बात करें जो HDR400 केपेबल है, इसकी कीमत पहले से बढ़कर 40,000 रुपीज़ के आसपास हो चुकी है। इन दोनों ही मॉनिटर्स में हाइट एडजस्टेबल स्टैंड के साथ आपको इनबिल्ट USB हब भी मिलता है जो 90 वाट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है USB डिवाइसेस के लिए। इन सभी मॉनिटर्स की करंट प्राइसेस चेक करने या खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है कंप्यूटर मॉनिटर से जुड़े हो तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।